हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगेन मैं आ चुका हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे फाइनेंशियल प्लानिंग लेके। एंड इस वीडियो में मैंने पूरा इन डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्सप्लेन किया हूँ। एंड एक छोटी से छोटी चीज़ को मैंने इस वीडियो में ट्राई किया हूँ कवर करने का। सो रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिए और डेफिनेटली आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग ये है क्या, ये एग्जैक्टली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ किस्सा। तो ये चैप्टर पहले नहीं था, बट 2017 में जब हमारा जीएसटी लागू हुआ, एक नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ पूरे इंडिया में, उसके बाद ये चैप्टर आया। तो इसके पीछे लॉजिक बहुत अच्छा था गवर्नमेंट का कि बच्चों को अवेयर कराया जाए, उन्हें अवेयर करा जाए कि बेसिक फाइनेंसेस के बारे में आपको पता हो, टैक्सेस के बारे में पता हो, टैक्स के नाम पे आपको कोई धोखा ना दे। तो टैक्स के बारे में तो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो समझते हैं एग्जैक्टली ये है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इससे पहले फाइनेंशियल पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा टैक्स के बारे में। तो जैसे कि हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो वाया कोई सामान कोई सर्विस आपने लिया उसके थ्रू आप गवर्नमेंट को पे करते हो, या कोई आपने कोई चीज़ परचेस की उसमें उसके थ्रू आप परचेस करने के टाइम पे आपने टैक्स पे किया। तो ये जो टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो आपने डायरेक्टली पे किया गवर्नमेंट को वो होता है डायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली कोई सामान कोई सर्विस के थ्रू आप पे करते हो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ये है आपका कंटिन्यूएशन पार्ट। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? तो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस आते हैं। सो टैक्स तो ये बेसिक चीज़ आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब ये किस्सा स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई पार्लियामेंट में 2017 में। 29 मार्च 2017 को एक रूल पास किया गया गवर्नमेंट में। ये रूल पास कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में पास हुआ। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पे सारे रूल्स पास होते हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको हमने चुना है वो वहाँ पे कुछ रूल्स पास कर सकते हैं, उनको अथॉरिटी होती है। तो उन्होंने एक रूल पास किया, जो रूल था जीएसटी। अब जीएसटी क्या है इसे आगे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बस अभी इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए? अभी इम्पॉर्टेंट है समझना कि बेसिकली ये रूल पास कब हुआ? 29 मार्च 2017 को हुआ। लेकिन ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 1 जुलाई 2017। क्यों? क्योंकि ये रूल पास तो 29 मार्च को हुआ था, बट इफेक्ट में लाया गया 1 जुलाई 2017 को। मतलब 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। ओके, तो इस डेट को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को बर्थडे ऑफ जीएसटी भी कहा जाता है, जिस दिन जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। तो 1 जुलाई 2017 आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि 1 जुलाई बर्थडे ऑफ जीएसटी और ऑन विच डेट जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन इंडिया। सो 1 जुलाई 2017। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले ये जीएसटी है क्या है समझते हैं। जैसे कि बहुत सारे टैक्सेस थे पहले, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑटो टैक्स, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो इतने एन नंबर ऑफ टैक्सेस थे। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। जीएसटी जो लगा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगा है, याद रखना। तो जो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जमा किया गया और एक कोलेट करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी, जिसे बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जी मतलब गुड्स, एस मतलब सर्विसेज एंड टी मतलब टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसके पीछे का मोटो क्या था कि वन नेशन वन टैक्स। अब गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब कोई भी सामान आप खरीदो या बेचो तो उससे बोलते हैं गुड्स। सर्विस मतलब आप कोई सर्विस लो, आपने टैक्सी का सर्विस लिया, आपने बस का सर्विस लिया, आपने किसी भी तरह का सर्विस लिया या दिया, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। किसे? गवर्नमेंट को। तो आपको समझ में आ गया आई होप जीएसटी क्या है। ओके, तो अब जीएसटी समझ में आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि जीएसटी मेरे एक कंपनी है एबीसी नाम की, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर क्या बोलता हूँ, मेरी कंपनी एबीसी नाम की। अब एबीसी नाम की कंपनी हज़ारों होगी, पॉसिबल है कि नहीं? 1000 से ज़्यादा कंपनी होगी एबीसी नाम की। तो अब मैं टैक्स पे करूँगा जब गवर्नमेंट को, तो अपने कंपनी के नाम से करूँगा तो मे भी कन्फ्यूज़न आ सकता है।
पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मेरी कंपनी के नाम की तो ऐसे हज़ारों कंपनियाँ हैं। तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला, बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि हम हर कंपनी को GST नंबर देंगे। ओके, अब GST नंबर क्या है आगे समझेंगे। तो अब मैं क्या किया, मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने एक नंबर डिसाइड किया है हर कंपनीज़ के लिए, हर बिज़नेस के लिए, मुझे वो नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं जब नंबर लेने गया तो मुझे बोला गया आप सबसे पहले अपनी कंपनी का पैन कार्ड बनवाइए। क्या बनवाइए? पैन कार्ड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पैन कार्ड क्यों बनाना है, GST नंबर का पैन कार्ड से क्या रिलेशन। और पैन कार्ड तो इंसानों का बनता है, बिज़नेस का, हाँ बिज़नेस का भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड आपके बिज़नेस का, सोसाइटी का, हर चीज़ का बनता है। तो ये पैन कार्ड, ओके, मैंने अपने बिज़नेस का पैन कार्ड बनाया। अब पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है आगे समझ में आएगा आपको। पैन कार्ड होता है बेसिकली 10 अल्फ़ा न्यूमरल्स का। अल्फ़ा न्यूमरल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि PQLMN 4521K, एक रैंडम मैंने नंबर बोला हूँ, ये एक इसी टाइप के पैन कार्ड नंबर्स होते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपको मिलेगा आपका GST नंबर। जब आप पैन कार्ड नंबर बनवा के जाएंगे तब आपको मिलेगा आपका GST नंबर, जो कि होगा 15 डिजिट का, 15 अल्फ़ा न्यूमरल्स का। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, अब ये 15 नंबर्स कैसे होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, और पैन कार्ड क्यों ज़रूरत था वो अभी समझेंगे हम। तो यहाँ पे ये 15 नंबर्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं इन्हें बोला जाता है स्टेट कोड। हर स्टेट को, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, हर स्टेट्स को एक कोड दिया गया है नंबर के तौर पे, सिंगल और 2 डिजिट का। अब अगर सिंगल भी रहेगा तो 0 लगेगा उसके आगे, और अगर डबल रहेगा तो ऑलरेडी वो 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट का कोड है, उन कोड को बोला जाएगा स्टेट कोड। तो स्टार्ट के जो आपके GST नंबर में जो स्टार्ट के 2 नंबर्स होंगे, उन 2 नंबर्स को बोला जाएगा स्टेट कोड। उसके बाद 10 नंबर्स, ये आपका पैन कार्ड नंबर है। अब आपको समझा पैन कार्ड क्यों बनाने बोला था उन्होंने, बिकॉज आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं होता तो वो नंबर नहीं मिल पाता उनको जो GST में देना था। तो पैन कार्ड नंबर समझ में आ गया। ओके, उसके बाद एक नंबर होता है, वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक नंबर प्रोवाइड होता है, वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर Z। उसके बाद जो 14th नंबर है ये डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ABCD होता है वैसे Z भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रैंडमली ले लिया गया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लास्ट नंबर जो है ये है वैलिडिटी नंबर। जब आप GST पोर्टल पे एंट्री करते हो तो वैलिडिटी चेक करने के लिए ये काम आता है आपके। आई होप क्लियर है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि टाइप ऑफ GST, 2 टाइप होते हैं GST के। बेसिकली बहुत टाइप होते हैं GST के, लेकिन अब हम GST को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, ठीक है। 5 कैटेगरी में डिवाइड किया GST को। सबसे पहले 0 रेटेड, लो रेटेड, स्टैंडर्ड 2 एंड हाई रेटेड। अब ये टाइप्स क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए उन पे टैक्स नहीं लिया है। जो चीज़ें थोड़ी ज़रूरी है उन पे थोड़ा टैक्स, जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है उन पे ज़्यादा टैक्स। जो लग्जरियस चीज़ें हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उन पे गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लिया है। सो वैसे ही 0 रेटेड, सबसे पहले समझते हैं 0 रेट क्या होता है। तो 0 रेटेड मतलब जिस पे टैक्स 0 लगेगा। उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? इसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड, ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स, ये सारी चीज़ें बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। सर्विसेज में क्या आता है? चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ रोड, ये सारी जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, ये सारी सर्विसेज पे टैक्स आपको 0 देना है। इस पर आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता बिकॉज ये 0 रेटेड में लाई करते हैं। उसके बाद सेकेंड है लो रेटेड। लो रेटेड मतलब वो जो थोड़ी अगर नहीं भी रहेगा चलेगा बट इसेंशियल, उतनी इसेंशियल नहीं है। जैसे कि कॉमनली यूज आइटम LPG सिलेंडर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, वेजिटेबल्स पे टैक्स नहीं था, लेकिन जब उसे फ्रीज कर लिया गया तो उस पर टैक्स 5% हो गया, क्योंकि आपने प्रिजर्व कर लिया उसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पर टैक्स लग गया। अब सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती है? रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, एयर ट्रांसपोर्ट, होटल, प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस। होटल में जो खाने मिलते हैं उन पे 5% का टैक्स होगा। ओके, सो आगे चलते हैं। थर्ड वाला हमारा स्टैंडर्ड रेटेड 1। स्टैंडर्ड रेटेड 1 क्या है? स्टैंडर्ड रेटेड 1 मतलब वो जो मिडिल क्लास, थोड़ा मिडिल क्लास बोल सकते हो आप कैटेगरी के, उसमें भी 2 कैटेगरी है। हम बोलते हैं ना मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वैसे ही यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेटेड 1, स्टैंडर्ड रेटेड 2। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो थोड़ी ज़रूरी नहीं उतनी, जैसे कि घी, बटर, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन्स। वैसे मोबाइल फ़ोन तो ज़रूरी है बट स्टिल। सर्विसेज, प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो ये सारी स्टैंडर्ड रेटेड 1 में आती है।
सो नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड रेटेड 2। स्टैंडर्ड रेटेड 2 पे जो जीएसटी परसेंट है वो 18% है। गुड्स कौन कौन से आते हैं? मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम। ये आप नोटिस करेंगे ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके लिए आपके पास पैसे नहीं चाहिए अच्छे खासे। मार्बल हर कोई लगा नहीं सकता अपने घर में। ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड रेटेड 2 में आती है। सर्विसेज के अंदर कुरियर, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस इन शेयरिंग ट्रेडिंग। अब ये इंपॉर्टेंट था, ब्रोकर सर्विस। ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है कि टैक्स जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज व्हाट, हाउ मच परसेंट? तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज हाई रेटेड। हाई रेटेड में जो है सबसे हाई जीएसटी टैक्स लगता है वो है 28%। 28% ये सबसे मैक्सिमम टैक्स है जो कि हाई रेटेड वैल्यूज़ पे लगता है। जो इसमें अगर आप नोटिस करोगे, लग्जरी आइटम्स हो गए, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला। ये बहुत फ़नी है थोड़ा कि पान मसाला हाई रेटेड में आता है। मतलब समझ रहे हो, जो पान खा के घूमते हैं वो हायर क्लास से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट की नज़र में। सो सर्विसेज, 5 स्टार होटल, अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कसिनो। आपके आईपीएल गेम भी मेंशन है, आप देखेंगे आईपीएल गेम पे भी 28% टैक्स लगता है। मतलब आप 30% एक्स्ट्रा पे करते हो टैक्स में सिर्फ अगर टिकट खरीदने जाते हो तो ये रहा आपका स्लैब, टैक्स स्लैब। किस हिसाब से कौन से टैक्स डिवाइडेड है, कौन सी चीज़ें कितने % टैक्स पे डिवाइडेड है। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि जीएसटी जो हम पे करते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो टैक्स पे किया, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है आपका, जो आपने पे किया, वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। मतलब जो आपने टैक्स पे किया वो आधा टैक्स जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को और बचा हुआ आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये सेंट्रल स्टेट क्या है, जो बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो हमारे सेंटर में लीड करती है, जो इंडिया को लीड करती है, जैसे कि इस टाइम पे हमारे नरेंद्र मोदी जी की है। स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो उस स्टेट को लीड करती है, जैसे इस टाइम पे हमारे एकनाथ शिंदे जी की थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो 50% लेती है और स्टेट गवर्नमेंट लेती है 50%। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एक टैक्स पे किया 200 रुपीज़ का, तो इसमें 200 में जो 100 रुपीज़ जाएगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 100 रुपीज़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। आई होप आपको क्लियर है। अगर इतना सब क्लियर है तो चलिए आपको एक कहानी की थ्रू स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहले एक नाम है हमारा, एक बच्चा है चिंटू नाम का, ठीक है। अब ये चिंटू को चाहिए मोबाइल फ़ोन। अब इसने बहुत ज़िद की, पैसे जमा किया और इसने ये ख़रीदने गया मोबाइल फ़ोन खरीदने पहुंचा मॉल। अब मॉल गया, मॉल में मोबाइल फ़ोन देखा, उसे पसंद आया एक 10,000 का मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब 10,000 का जो मोबाइल फ़ोन पसंद आया, जब इसने फ़ोन को बाई करने गया, जब पे करने गया तो बिलिंग काउंटर पे इसे बोला गया सर इसका प्राइस 11,000 है। उसने बोला सर प्राइस तो 10,000 लिखा हुआ है। तो जो 10,000 था वो उसका टैक्सेबल वैल्यू था, मतलब वो प्राइस जिस पर टैक्स लगेगा। गॉट इट? तो 10% टैक्स लगा उस पर। 10,000 का 10% इज 1000, तो टोटल प्राइस होगा 11,000। आई होप आपको समझ में आया। तो फाइनल प्राइस जो फ़ोन का हो गया 11,000 रुपये। तो इसमें एक टर्म था इंपॉर्टेंट टैक्सेबल वैल्यू, और ये हमारा जीएसटी, और लास्ट हमारा फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस बेसिकली क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या आपको परसेंटेज आता है? क्या आपको परसेंट निकालने आता है? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हाँ आता है, लेकिन आई अज्यूम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 80% स्टूडेंट्स को परसेंटेज फाइंड करने नहीं आता, जो कि वो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो पहले एक बार समझ लेते हैं परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं। ओके, तो परसेंटेज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, एक 450 रुपीज़ का। 450 रुपीज़ मेरा अमाउंट है, 8% उस पर टैक्स लगा है। अब 450 का 8% मुझे निकालना है। ओके, तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा टैक्स होगा वो कितना है, 8% किसका, 450 का। तो 8% ऑफ 450, तो 8% मतलब 8/100, ऑफ मतलब इंटू 450 मतलब 450।
हमने 0 0 कट किया, या 8 आप 8 × 45 कर दो, 3600 आया, 0 0 कट हो गया 36, ये आपका फाइनल आंसर। मतलब 450 का 8% इज 36। तो जो भी वैल्यू का आपको परसेंट फाइंड करना रहेगा तो परसेंटेज ऑफ दैट अमाउंट। आई होप समझ में आ गया आपको। ओके, तो अगर इतना आपको समझ में आ गया तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन्स, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो एक पवन मेडिकल है जो मेडिसिन सप्लाई करता है और कुछ मेडिसिन पे जो टैक्स है वो 12% का है। तो सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है 12% अगर टैक्स है तो आधा किसे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा किसे जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो सीजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी होगा आपका, रेट ऑफ जीएसटी का 12 है तो सीजीएसटी का होगा 12 का हाफ, मतलब जीएसटी का हाफ, तो 12 का हाफ इज 6। तो आपका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा वो हो गया 6%। आई होप क्लियर है। ओके, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। MS Real Paint sold 2 tins of luster paints and taxable value of each tin is 2,800 rupees. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST, SGST charged in the tax invoice. मतलब जो MS Real Paints है उसने दो टीन के बॉक्सेस, पेंट के बॉक्सेस बेचे उसने, ठीक है। अब ये जो 2 टीन बेचा उसने पेंट का, तो ईच पेंट का प्राइस कितना था, 2800। अब एक का प्राइस 2800 है तो 2 का कितना रहेगा, 2 × 2008। आई होप इतना मैथ्स आपको आता होगा। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 2 का प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले एक का प्राइस 28 है तो 2 का होगा 2 × 28, दैट इज़ 5600। तो 5600 आपका 2 का प्राइस आ गया। ओके, 2 का प्राइस आ गया। अब चलते हैं आगे, टैक्स निकालना है हमको। कितना % टैक्स देना है, 28%। अभी मैंने आपको सिखाया था अगर 28% निकालना है किसी अमाउंट का तो कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ जीएसटी 28%, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, 14%। तो सीजीएसटी कैसे निकालेंगे, 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, 14/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमारा 5600। तो 14/100 इंटू 5600, 0 0 कैंसिल, 14 इंटू 56 इज 784। मतलब 784 आपका सीजीएसटी होगा, 784 आपका एसजीएसटी होगा। सिंपल था। तो 784 सीजीएसटी, 784 एसजीएसटी। नेक्स्ट थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 5586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर अ कस्टमर। ये क्वेश्चन आप अगर रिलेट करोगे तो ये चिंटू वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 586 रुपीज़ जो प्राइस है बेल्ट का, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये फाइनल प्राइस नहीं है। मतलब फाइनल प्राइस कब होगा, 586 प्लस 18% ऑफ 586। तो पहले हम जीएसटी निकाल लेते फटाफट। तो ये हमारा आया टैक्सेबल वैल्यू, ये आया रेट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, 18% ऑफ 586, ये आ गया 105। हमें पता है फाइनल अमाउंट क्या होगा, फाइनल अमाउंट होगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू इज 586, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 105.48। फाइनल वैल्यू क्या आ गया, दोनों को ऐड करो, 691.48। मतलब चिंटू की जो बेल्ट थी वॉच की वो 586 की नहीं थी, वो फाइनल प्राइस उसका हुआ 691, उसे 105 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो, 105 रुपया चिंटू ने टैक्स पे किया है सिर्फ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में करके विथ जीएसटी दे दिया उन्होंने। विथ जीएसटी का मतलब होता है कि टैक्स इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये जो प्राइस दिया हुआ है, इस प्राइस में टैक्स आपका इंक्लूडेड है, जीएसटी इंक्लूडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। तो जो उसका प्राइस है रिमोट कंट्रोल कार का जीएसटी के साथ, वो है 1770 रुपीज़। रेट ऑफ जीएसटी 18% है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तीनों चीज़ फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओके, अब सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू कैसे पता करेंगे। एक चीज़ समझो, हमें पता ही नहीं है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है। अब ओरिजिनल प्राइस पे 18% टैक्स लगेगा, तब जाके अमाउंट आएगा 1770। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार बी एक्स। अच्छा, टॉय कार का प्राइस कितना हो गया, एक्स। तो टैक्स कितना होगा, 18% ऑफ द टैक्स। आई होप क्लियर है आपको। 18% किसका, एक्स का। क्यों एक्स का, बिकॉज वो क्या है, टॉय का प्राइस है।
तो हम उसका 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, 18% ऑफ एक्स, दैट इज 18x/100, ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमें पता है अमाउंट ऑफ जीएसटी भी मिल गया आपका क्या है 18x/100 और आपका टैक्सेबल वैल्यू भी है x, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका फाइनल प्राइस। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल वैल्यू है 1770 इक्वल टू x प्लस 18x/100। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है x इंटू 100 क्या होगा 100x प्लस 18 डिवाइड बाय 100। आई होप आपको ये स्टेप समझा है। अगर आपको नहीं समझा तो आप 7th में जाइए, वहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आइए, फिर आइए 10th स्टैंडर्ड में आप। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ से है, डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर कितना है 1500। मतलब जो टॉय का ओरिजिनल प्राइस था वो था 1500 रुपीज़, लेकिन टैक्स के साथ, जीएसटी के साथ उसका प्राइस कितना हो गया 1770। मतलब जो 270 रुपीज़ एक्स्ट्रा था वो क्या है, टैक्स है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, टोटल वैल्यू क्या था टैक्सेबल प्लस जीएसटी, हमें टोटल वैल्यू भी पता है, टैक्सेबल भी पता है 1770 1500, माइनस करो, आ गया हमारा टैक्स। अब 270 जो है वो जीएसटी है। अब जीएसटी का हाफ हाफ करेंगे तो क्या आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमने जीएसटी का हाफ किया तो सीजीएसटी भी आ गया हमारा और एसजीएसटी भी आ गया 135। आई होप आपको समझा। सो यहाँ पे हमने ख़त्म किया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है 4.2। बट उसे समझने से पहले हमें एक चेंज समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहले जैसे कि कोई कंपनी है तो सबसे पहले कोई सामान कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरर से। कोई सामान मैन्युफैक्चरर प्रिपेयर करता है और वो सामान कहाँ जाता है, ये सामान जाएगा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की तरफ। होलसेलर से ये किसके पास जाएगा, होलसेलर से इसके पास जाएगा रिटेलर के पास, और फाइनली रिटेलर के पास से हम जाके खरीदते हैं, जो कि होते हैं कंज्यूमर। ओके, तो ये चेन आपको समझना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, जिसे आप कस्टमर भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, समझ लो एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान बनाया, मे बी कोई घड़ी, वॉच ले लो या कुछ भी, एग्जांपल के तौर पे XYZ। मैन्युफैक्चरर ने एक वॉच बनाया जिसका प्राइस रखा 1000 रुपीज़। अब ये वॉच का प्राइस 1000 है। अब गवर्नमेंट आएगी, जब ये होलसेलर को सेल करेगा तो बीच में गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर बोलेगी हमें टैक्स पे करो। अब टैक्स कितना 10%, 1000 का 10% इज़ व्हाट 100। तो फाइनल दोनों को मिला के अमाउंट क्या आएगा 1100 रुपया। मतलब जो 1000 था वो टैक्सेबल वैल्यू था, तो प्लस जीएसटी कितना हुआ 100, तो फाइनल प्राइस क्या, टैक्सेबल प्लस जीएसटी विच इज़ 1100 रुपीज़। ये सिंपल था। ओके, होलसेलर ने कितने खरीदा 11000 का। अब ये जब बेचेगा तो कितने का बेचेगा 2000 का, डेफिनेटली वो अपना भी मार्जिन रखेगा। तो 11000 का खरीदा, 2000 का बेचा। अब जब 2000 का वो बेच रहा है, फिर गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने बोला टैक्स पे करो, कितना 10% विच इज़ 200 रुपीज़। तो जो फाइनल प्राइस हो गया इसका, ये कितना हो गया 2200। अब रिटेलर को ये मिला कितने का 2200 का, और जब रिटेलर खरीदेगा 2200 का तो बेचेगा कितने का 3000 का। अब 3000 पे अगेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने कहा टैक्स पे करो, कितना 10%, 3000 का 10% 300, टोटल कितना हो गया 3300। अब इसमें जो होलसेलर और रिटेलर है, ये दोनों ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया कि ये क्या बात हुई, आपने हमसे 2 बार टैक्स लिया। एक बार जब हमने सामान खरीदा तभी भी हमने टैक्स लेके आपको दिया, और जब हमने सामान बेचा तभी भी हमने टैक्स लेके आपको दिया। मतलब हम 2 बार टैक्स पे करें, ये तो गलत बात है, आप हमसे डबल टैक्स ले रहे हो। तो टैक्स ओवर टैक्स हो गया है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि ओके, हम आपको एक अच्छा सा प्रपोजल देते हैं, आप क्या करो, आप एक ही बार टैक्स पे करो। आप जितना टैक्स आपने ऑलरेडी दिया है उतना नहीं देना, बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो सिर्फ हमें दे देना। मतलब अब समझते हैं, जैसे कि होलसेलर ने जब सामान खरीदा तो कितना टैक्स पे किया 100 रुपीज़। ओके, कितना टैक्स पे किया 100। ओके, अब जब सामान बेचा तो कितना टैक्स कलेक्ट किया 200। अब ये दोनों पैसा तो गवर्नमेंट को ही आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक काम करो, 200 आपने कलेक्ट किया है, 100 आपने पे किया है, 200 में से 100 माइनस करो और 100 रुपीज़ सिर्फ हमें दो। तो ये 100 रुपीज़ है पेएबल टैक्स। तो पेएबल टैक्स का फॉर्मूला हो गया आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब सेम चीज़ रिटेलर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार 200 का मैं खरीदूँ और 200 कलेक्ट करूँ खरीदने के टाइम पे, और 300 कलेक्ट करूँ, 200 पे करूँ खरीदने के टाइम पे, और 300 कलेक्ट करूँ बेचने के टाइम पे, और दोनों पैसा मैं गवर्नमेंट को पे करूँ।
ये तो कोई बात नहीं बनी। तो गवर्नमेंट ने बोला बाबा तू भी वही सेम चीज़ करो, तुम भी क्या करो, अपना पैसा जो तुमने पे किया था उतना रख लो और सिर्फ हमें कितना दे दो, 100 रुपीज़, जो हमारा बचाव बनता है। दैट इज़ आउटपुट माइनस इनपुट, 300 माइनस 200 विच इज़ 100 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया। तो ये जो चेन था, इस पूरे चेन में ना होलसेलर को दिक्कत हो रही है, ना रिटेलर को, ना कस्टमर को, ना मैन्युफैक्चरर को, सब एक ही बार टैक्स पे कर रहे हैं अगर आप नोटिस करोगे तो टैक्स ओवर टैक्स अब नहीं हो पा रहा। तो ये जो टैक्स ओवर टैक्स था, इसको हटाने के लिए पेबल टैक्स का कंसेप्ट आया। और पेबल टैक्स क्या है, बेसिकली जो मिडिल मैन इन्वॉल्व होगा वो डबल टैक्स ना पे करके आउटपुट में से इनपुट माइनस करे और जो बचा हुआ अमाउंट हो वो पे करे। आई होप आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेबल टैक्स का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। पेबल टैक्स इज आउटपुट माइनस इनपुट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज़ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड रुपीज़ 1,20,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017। फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। अब चेतना स्टोर जो है उन्होंने पे किया था कितना जीएसटी, 1,05,000। कल कितना किया, 1,20,500। तो पे किया कितना, 1,05,000, वो हो गया उनका इनपुट और जो कलेक्ट किया वो हो गया उनका आउटपुट। अब हमें पे कितना करना है गवर्नमेंट को, हमें पता है पेएबल टैक्स क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट मतलब 1,20,500 में से 1,05,000 माइनस किया, 20,000 आपका फाइनल अमाउंट आया। मतलब चेतना स्टोर सिर्फ 20,000 पे करेगा गवर्नमेंट को, बाकी अमाउंट नहीं पे करेगा बिकॉज वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो पेएबल टैक्स इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She had paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे आप एक टर्म देखेंगे ITC। बेसिकली ITC होता क्या है, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपका जो इनपुट टैक्स होता है ना, हमने बोला इनपुट और आउटपुट जो हम दिया, वो इनपुट टैक्स ही नथिंग बट ITC है और कुछ भी नया नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो सेम इसमें भी वैसे करेंगे। आउटपुट टैक्स कितना है, 1,4750 और इनपुट टैक्स क्या है 12,500। ITC क्या होगा, सेम जो हमारा इनपुट टैक्स होगा वही तो ITC होगा। GST पेबल क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, 14,750 माइनस 12,500 दैट इज 2,250। तो ये पेबल टैक्स हो गया नज़मा के लिए। आई होप आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottle and paid GST of rupees 3,800। आमिर ने किसी से तो चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदा और जब खरीदा तो GST कितना पे किया, 3,800। और आमिर ने किससे बेचा, अकबरी ब्रोस को। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रोस। किससे बेचा, अकबरी ब्रोस को। एंड कलेक्टेड GST ऑफ रुपीज़ 4,100। पे खरीदने के टाइम पे कितना पे किया, 3,800 और बेचने के टाइम पे कितना पे किया, कितना कलेक्ट किया, 4,100। मतलब 3,100 इनपुट टैक्स हो गया, 3,800 इनपुट टैक्स, 4,100 आउटपुट टैक्स। हमें पता है कि अगर आमिर को पे करना होगा टैक्स तो कितना पे करेगा वो, आमिर पे करेगा आउटपुट माइनस इनपुट, 4,100 माइनस 3,800, वो फाइनल अमाउंट क्या आएगा, 300। सिंपल। आगे देखते हैं। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड GST ऑफ रुपीज़ 4,500। मतलब अकबरी ने खरीदा कितने का था, 4,100। खरीदने के टाइम पे GST कितना पे किया था, 4,100। और ये बेचा किसको, मयंक फूड कॉर्नर को। और कलेक्ट कितना किया पैसा, 4,500। मतलब अकबरी ब्रोस इस टाइम पे जो इनपुट टैक्स हुआ अकबरी ब्रोस के लिए वो हुआ 4,100 क्योंकि सामान खरीदा था। किससे खरीदा था, आमिर से। अब बेचा जब मयंक को तो कितना कलेक्ट किया, 4,500। तो 4,500 में से 4,100 माइनस किया तो पेबल टैक्स कितना हो गया, पेबल टैक्स हो गया 400 रुपीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमिर एंटरप्राइज आउटपुट टैक्स इज 4,100, इनपुट टैक्स 3,800, ITC कितना आया 3,800, पेबल GST क्या हो गया 300। सेम अकबरी ब्रोस के लिए भी पेबल GST क्या हो गया 400। अब हमको पता है CGST और SGST निकालना है तो हाफ कर दो। Malik Gas Agency, Chandigarh Union Territory, purchased some gas cylinder for industrial use for for 24,500 and sold them to the local customer for 26,500. Find the GST to be paid at a rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for the transaction.
फॉर यूनियन टेरिटरी देयर इज यूटी जीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी। अब हमारे पास कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है, तो यूनियन टेरिटरीज का क्या रूल है? यूनियन टेरिटरीज में वो स्टेट में तो काउंट नहीं होंगे, तो उनको स्टेट जीएसटी ना लग के यूटी जीएसटी लगता है, जो कि होगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज रुपीज़ 24,500। तो 24,500 जो था ये क्या था? ये खरीदने का टाइम पे जो ख़रीदा उस टाइम पे जो पे किया वो प्राइस था, और जो बेचा तो कितना था प्राइस? 26,500। तो 24,500 और 26,500 ये हमारे आउटपुट और इनपुट प्राइस हो गया। अभी हम इसको टैक्स निकालना पड़ेगा हमें, तो 26,500 का 5% कितना आया? 5% आ गया 1325। यहाँ पे एक यहाँ पे अपॉन का सिंबल आएगा 5/100, जो कि गलती से हुआ नहीं, और यहाँ पे 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, और आंसर आया 5 × 265 दैट इज़ 1325। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, थोड़ा एरर हो गया मे बी, प्रेजेंटेशन में भी कुछ हुआ होगा। सो यहाँ पे अगेन 0 कैंसिल, अपॉन में है, तो 245 × 5 1225। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 1325। इनपुट टैक्स कितना हो गया? 1225। तो आगे बढ़ते हैं। आईटीसी फॉर मलिक गैस एजेंसी सेम रहेगा। पेबल जीएसटी कितना रहेगा? 100 रुपया। ये तो बहुत इजी था। अब शेयर स्टार्ट करते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेके। ओके, सो अब चलते हैं शेयर की तरफ। तो शेयर स्टार्ट करने से पहले समझना शेयर्स होता क्या है। तो शेयर्स मतलब एक कोई कंपनी है एबीसी नाम की, उस कंपनी में मैं थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया, उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो उन्होंने अपने शेयर्स को लॉन्च किया। अब शेयर्स मतलब बेसिकली छोटा सा पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, थोड़ा सा परसेंटेज, ठीक है, छोटा सा। तो उस कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी आपकी, तो उन्होंने शेयर लॉन्च किया और आपने शेयर्स को ख़रीदा, और आप उस कंपनी के छोटे से बहुत छोटे से पार्ट के आपके मालिक हो गए। अब जब कंपनी ग्रो करेगी तो उसके शेयर्स ग्रो होंगे, आपके पैसे का भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर कंपनी अभी 1000 करोड़ की है, अगर कंपनी समझ लो 1 करोड़ की है और आपने 100 रुपये का शेयर लिए, अब कंपनी 1 से 1000 करोड़ की हो गई तो आपके भी 100 रुपये 1000 गुना बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली शेयर्स मतलब ये होता है। तो शेयर्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कंपनी जब शेयर्स को लॉन्च करती है, तो जब लॉन्च करते टाइम वो शेयर का प्राइस डिसाइड करती है, तो उस प्राइस को बोला जाता है फेस वैल्यू। मतलब जब शेयर लॉन्च हुए थे, जो प्राइस उसका उस टाइम पे कंपनी ने डिसाइड किया था, उस प्राइस को बोला जाएगा फेस वैल्यू। अब अगर प्राइस लॉन्च होने के बाद, जैसे एग्जांपल के तौर पे फेस वैल्यू, कोई कंपनी का शेयर लॉन्च हुआ, उसका फेस वैल्यू 100, अब वो प्राइस इन फ्यूचर 100 से बढ़ के 120 हो गया, तो ये 120 क्या है? मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब भी उसका प्राइस क्या चल रहा है? 120 चल रहा है। कब? पहले जो था वो था, जो पहले था, जो स्टार्ट में लॉन्च हुआ था, वो प्राइस कौन सा था? कौन सा प्राइस था? फेस वैल्यू प्राइस। अब जो प्राइस है वो कौन सा प्राइस है? मार्केट वैल्यू। अब मार्केट में ऊपर भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। तो जो करंट प्राइस चलेगा उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। अगर प्राइस बढ़ गया तो उसे बोलेंगे प्रीमियम। कितना बढ़ा? पहले 100 था, 100 से बढ़ के कितना हुआ? 120। कितना रुपया बढ़ा? 20 रुपया बढ़ा। तो ये 20 रुपया जो बढ़ गया ना, उसे बोलेंगे प्रीमियम। क्या बोलेंगे? प्रीमियम। अच्छा, अगर 100 से 80 हो गया तो कितना रुपया गिरा? 20 रुपया। 20 रुपया जो गिर गया उसे बोलेंगे डिस्काउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू पे एडिशनल प्राइस, डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू पे। ये फेस वैल्यू टर्म इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू पे जो डिस्काउंटेड प्राइस है। और अगर उसका प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, 100 से 100 पे ये, तो उसे बोला जाएगा शेयर इज़ एट पार। क्या बोला जाएगा? पार, PAR। तो शेयर की 3 कंडीशन है, या तो वो बढ़ सकता है प्राइस उसका, या तो वो कम हो सकता है, या तो प्राइस वही सकता है। तो मार्केट प्राइस अगर बढ़ा तो शेयर को प्रीमियम बोलेंगे, शेयर इज़ एट प्रीमियम। कम हो गया तो शेयर इज़ एट डिस्काउंट, और अगर वही रहा तो शेयर इज़ एट पार। आई होप क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पे बढ़ने से पहले कुछ और टर्म्स है। डिविडेंड, सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब जो कंपनी सालाना प्रॉफिट कमाती है, तो आप भी तो कंपनी में हिस्सेदारी हो गई है ना आपकी भी, आपने शेयर्स खरीद लिए, तो उस कंपनी के प्रॉफिट में से जो छोटा सा हिस्सा आपका बनता है वो आपको एज अ प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे बोला जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? एनुअल प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, जो भी हिस्सा आपका बनेगा वो।
अब डिविडेंड के बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जिसे ROR भी बोला जाता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना % आपको रिटर्न हुआ। आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो आपको वापस कितने मिले। तो ये रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने में कौन सा शेयर लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो जैसे मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अगले साल मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना 50%। अब ये रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिविडेंड जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गलती से मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करना, आपके आंसर्स पूरे रॉन्ग हो जाएंगे। तो डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे। जो कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आपका अगर 2% बन रहा है, 2% मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं होगा, 2% उस फेस वैल्यू के हिसाब से होगा, याद रखना। आई होप समझ में आ गया। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला देख लीजिए, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड मतलब आपका जो प्रॉफिट आया डिवाइड बाय टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया था इनटू 100। ये आपका बेसिक सा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एक फेस वैल्यू है शेयर का 100 रुपीज़, और उन्होंने बोला पार पे, तो 100 का प्राइस क्या हो गया, 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि शेयर किस पे, पार पे प्राइस चेंज होता है क्या, नहीं। अच्छा, अगर फेस वैल्यू 75 है और शेयर प्रीमियम पे 500, तो मैंने अभी बताया था कि अगर फेस वैल्यू 75 है, प्रीमियम कितना गया वो 500, तो दोनों को मिला के क्या आएगा हमारा मार्केट वैल्यू। डिस्काउंट कितना है, फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है, 5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो शेयर कितने का हो गया, 5 रुपये का, बिकॉज 5 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया उस पर। आई होप क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर अमूल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़। When the market value of a share was 80, company had given 20% dividend. Find the rate of return. अब ये डिविडेंड और ROR सब पूछा है हमें, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि मार्केट वैल्यू शेयर का क्या है 80, मतलब 80 रुपये का एक शेयर है, फेस वैल्यू कितना है 100, कितने शेयर्स टोटल है 50 शेयर्स है, तो टोटल रेट ऑफ रिटर्न कितना 20%। सम इन्वेस्टेड क्या होगा, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 80 रुपये के हिसाब से आपने 50 शेयर खरीदा, तो 80 इंटू 50 अपॉन इंटू दैट इज इक्वल्स टू 4000। अब कुछ लोग को डाउट होगा, सर FV इंटू क्यों नहीं किया नंबर ऑफ शेयर्स को। तो बेटा आप जब सब्जी खरीदने जाओगे तो जो प्राइस सब्जी का करेंट है, जो मार्केट वैल्यू अभी उसका सब्जी का उस दाम पे वो देगा आपको। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो इसका प्राइस 1 महीने पहले अंकल 5 रुपया था, अब 10 रुपये का क्यों दे रहे हो, बिकॉज उसका 10 रुपया मार्केट वैल्यू है। तो आप जो भी सब्जी खरीदोगे वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदोगे। तो शेयर्स का भी ऐसा ही है, मार्केट वैल्यू में जो उसका प्राइस है उस प्राइस पे वो बिकेगा। तो मार्केट वैल्यू 80 है, 50 शेयर खरीदा, तो 80 इंटू 50 दैट इज़ 4000। डिविडेंड कैसे निकालते हैं, पहले एक शेयर पर डिविडेंड निकालेंगे, डिविडेंड पर शेयर। हमको पता है 20% आपको प्रॉफिट मिलेगा किस पे, एक शेयर पे, तो 20% किसका 100 का। अब यहाँ पे एक और चीज़, आप यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे आएगा डिवाइड 20/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, बचा कितना 20, मतलब 20 रुपीज़ आपको एक शेयर पे मिलेगा। ऐसे कितने शेयर्स आपके 50, तो 20 इंटू 50 दैट इज़ 1000। तो ये टोटल डिविडेंड आ गया। हमारा फॉर्मूला हमको याद है, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, 1000 अपॉन 4000 इंटू 100, 25%। आई होप बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 3 कंपनियाँ ABC, और जोसेफ ने क्या किया है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट पता करते हैं। तो कंपनी A के कितने शेयर लिया है, 200 शेयर लिया है, फेस वैल्यू कितना है 2 और प्रीमियम कितना है 8। हमें पता है हमको शेयर्स को खरीदना है, तो कौन से प्राइस पे खरीदेंगे, मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि फेस वैल्यू पे नहीं खरीद सकते, वो उसका पास प्राइस था। चलो खरीदते। सबसे पहले 2 रुपये का शेयर है, मार्केट वैल्यू प्रीमियम 18 है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया उसका 20 रुपया। कितने शेयर्स है, 200 शेयर्स है, 20 रुपये के हिसाब से 200 शेयर्स कितने हो गए, ये यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये है 4000, ठीक है, 2 2 4 और ये 4000 है। तो 20 रुपये के हिसाब से ऐसे 200 शेयर्स हो गए, कितने 4000 रुपीज़। नेक्स्ट है कंपनी B, 45 शेयर्स, मार्केट वैल्यू 500, तो 45 के हिसाब से 500 शेयर्स कितने हो गए 22500। नेक्स्ट एक शेयर कितना 10,540 के हिसाब से, टोटल कितना हो गया 10,540। अब तीनों को मिला के कंपनी ABC तीनों का मिला के कितना आया 4000 प्लस 20,500 प्लस 10,540, 37,040 रुपीज़। मतलब उसने जो इन्वेस्टमेंट किया टोटल ABC में तीनों मिला के कितना किया 37,000 रुपीज़ का। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 एट अ प्रीमियम ऑफ 200. हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट एट ₹20,000. सिंपल सा पढ़ना है, हमें शेयर्स जो खरीदना है वो मार्केट वैल्यू पे खरीदना है. तो पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं. मार्केट वैल्यू क्या होगा? मार्केट वैल्यू होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज 5 + 20 दैट इज 25. मतलब एक शेयर का प्राइस क्या है? 25. ऐसे कितने शेयर खरीदा नहीं पता हमें. टोटल कितने रुपए खरीदा? 20,000 का. हमको पता है टोटल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, इन्वेस्टमेंट कितना 20,000, मार्केट वैल्यू 25, डिवाइड क्या, टोटल आंसर आया 800. तो कितने शेयर्स खरीदा उसने? 800 शेयर्स. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारा फाइनल ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज. अब ये जीएसटी ऑन ब्रोकरेज और ब्रोकरेज क्या पहले समझते हैं. आपने शेयर खरीदा. अब शेयर आप डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, आपको वाया जाना पड़ेगा किसी आप कोई, जैसे आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप खरीद सकते हो शेयर्स को, तो वाया खरीदना पड़ेगा. तो आपने किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदा, तो अब ब्रोकर अपना भी कमीशन ऐड करेगा. तो आपका जो शेयर 100 रुपये का था, उसमें अगर ब्रोकर के 10 रुपये ऐड हो गए, तो शेयर अब 100 का नहीं रहा, अब वो रहा कितने का? अब रहा वो 110 का. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब 18% जीएसटी. अब जब ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व हुआ तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी. जब आप ब्रोकर को 10 रुपया दे सकते हो तो हमें भी टैक्स पे करो. क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गया? ब्रोकरेज. ब्रोकरेज आ गया तो क्या आ गई? सर्विस आ गई. और सर्विस आ गई तो क्या आ गया? टैक्स. हमने पढ़ा था गुड्स एंड सर्विस. तो यहाँ पे क्या आ गई? सर्विस. ब्रोकरेज क्या, ब्रोकर क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. अब जब ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो क्या लेगा? अपना अमाउंट लेगा. जब सर्विस प्रोवाइड करके अमाउंट लेगा तो बीच में कौन इन्वॉल्व होगी? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट क्या बोलेगी? टैक्स पे करो. ये 18% टैक्स लेगा. कितना लेगा? 18% टैक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. तो फाइनल प्राइस क्या होगा? आपको 3 चीज़ें पे करनी पड़ेगी. पहले जो उसका अगर शेयर का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपया प्लस ब्रोकर का अमाउंट 10 रुपया. अब शेयर आपका कितना होगा? 110 का. नहीं, प्लस गवर्नमेंट बोलेगी 10 रुपये का मुझे 18% दो. 10 रुपये का 18% भी आपको निकालना पड़ेगा. 1.8. मतलब आपका जो शेयर्स था 100 का, वो 111 रुपया 80 पैसा हो गया. समझा? तो आगे चलते हैं. अच्छा, फाइनल प्राइस शेयर्स का क्या आएगा? मार्केट, ब्रोकरेज, जीएसटी. अभी हमने पढ़ा एक एग्जांपल के थ्रू. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200. इफ अ ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. 200 मार्केट प्राइस है, ब्रोकरेज कितना देना है हमको? 0.3%. तो हमें उसका अमाउंट निकाले तो कितना परसेंट निकालना है? 200 का 0.3 0.6. सिंपल था. तो हमारा जो 200 का शेयर था वो 200 + 0.6 दैट इज 200.6 रुपीज़ हो गया. सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन है, अ शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000. ब्रोकरेज पेड इज रेट ऑफ 0.1%. व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल. अच्छा, एक और चीज़, जब आप कोई सामान खरीदोगे तो आप ब्रोकरेज ऐड करोगे. याद रखना, जो आपका अमाउंट आएगा, फाइनल अमाउंट आएगा, उसमें ब्रोकरेज क्या होगा? ऐड हो गया. और जो सामान आप बेचोगे उसमें ब्रोकरेज माइनस करोगे. अब ये क्यों बताता हूँ. जैसे 1000 रुपये का सामान खरीदा मैंने, अब किसके थ्रू खरीदा? ब्रोकरेज के थ्रू खरीदा. तो 1000 रुपये का सामान, बीच में कौन आ गया? ब्रोकर आ गया. और वो क्या बोलेगा? मुझे भी 100 रुपये दो. तो कितना रुपये हो गया? 1100 रुपये हो गया. लेकिन जब मैं 1000 रुपये का सामान बेचूंगा, किसके थ्रू? ब्रोकरेज के थ्रू. तो ब्रोकर क्या बोलेगा? आप 1000 रुपये का बेच रहे हो, 100 रुपया मुझे भी चाहिए. तो 1000 का वो बिकवा तो देगा आपका, लेकिन 100 रुपया खुद रख लेगा. मतलब कितना मिला आपको? 900. तो मतलब आप जब कोई सामान खरीदोगे तो आप ब्रोकरेज को ऐड करोगे, और जब सामान बेचोगे तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट. सिंपल था. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू 1000 है, 0.1% के हिसाब से वो बनता है 1 रुपया. अब 1 रुपये क्या होगा यहाँ पे? प्लस नहीं, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस. क्यों? क्योंकि हम सामान बेच रहे. हमने बेचा कितने का? 1000 का. ब्रोकर को कितना देना पड़ेगा? 1 रुपया. तो 1000 नहीं मिलेगा हमें मिलेगा सिर्फ 999 रुपीज़. आई होप क्लियर है. तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया. अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो डेफिनेटली आई बेट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में A to Z सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप पे होगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.